नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। आज हम लोग NIOS की माध्यमिक कक्षा यानी हाई स्कूल का अर्थशास्त्र विषय पढ़ेंगे। तो इस विषय के अंतर्गत हम लोग मॉड्यूल 5 यानी मुद्रा, बैंकिंग तथा बीमा पढ़ रहे हैं। इसमें भी हमने जो अध्याय 15 है बैंकिंग और साख वो प्रारंभ कर दिया है। इसका पहला भाग मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था। आज हम लोग चर्चा करेंगे जो बचा हुआ इसका पोर्शन है। इसमें बेसिकली जो बैंकिंग और साख के बारे में बात है, उसके अंदर साख वाला जो पोर्शन है वो बचा हुआ है। तो जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा उसको हम एक बार रिकैप करेंगे, एक बार पुनर्गठन उसका करेंगे। तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा बैंक क्या होते हैं और बैंकिंग का क्या अर्थ होता है। इसके पश्चात हमने पढ़ा कि बैंक के क्या क्या कार्य होते हैं। बैंक के जो प्राथमिक कार्य होते हैं वो दो प्राथमिक कार्य होते हैं बैंक के। पहला होता है जमा स्वीकार करना और दूसरा होता है ऋण देना। और इसके साथ साथ उसके कई सारे द्वितीयक कार्य होते हैं, जिसमें से कि एक द्वितीयक कार्य हमने सेकेंडरी कार्य एक उसका पढ़ा था, जिसका कि शीर्षक था कीमती सामान रखना। आपको पता है हम लोग या आप भी कई बार बैंक के लॉकर्स का यूज करते हैं अपने कीमती सामान को रखने के लिए, जैसे जेवरात हो गए या फिर कुछ प्रॉपर्टी के कागज हो गए या कोई बहुत महत्वपूर्ण कागज हैं वो भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से बैंक के एक 3 कार्य हमने पढ़े थे। इसके पश्चात हमने पढ़ा कि भारत में विभिन्न प्रकार के बैंक कौन कौन से हैं, जिसमें कि हमने पढ़ा कि केंद्रीय बैंक क्या होता है, जिसको कि भारतीय रिजर्व बैंक बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके पश्चात हमने पढ़ा व्यावसायिक बैंक होते हैं। व्यावसायिक बैंकों में 2 प्रकार के बैंक हमने पढ़े, सार्वजनिक और निजी। इसके पश्चात हमने पढ़ा विकास बैंक के बारे में और फिर अंत में हमने पढ़ा सहकारी बैंकों के बारे में। तो आज का जो ये पाठ है इसको प्रारंभ करने से पहले फिर आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग हमारे इस चैनल को, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक ऐसे लोगों के साथ शेयर करें जो कि हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हैं, कोई भी विषय पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम 4-5 विषय भी पढ़ा रहे हैं, उसमें से कुछ भी उन लोगों के काम आ सकता है। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला जो हम आज बात करने वाले हैं, मैंने आपको बताया था हम लोग साख की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि साख क्या होता है, साख का क्या अर्थ है। साख को इंग्लिश में बोलते हैं क्रेडिट। तो साख को भुगतान प्राप्त करने के दावे के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब आपने कोई पैसा किसी को दिया, ठीक है ना, किसी को उधार दिया। मान लीजिए आप ए हैं और आपने बी को 100 रुपये उधार में दिए, ठीक है। तो अब आपका क्या है, आपका जो आपके पास है वो 100 रुपये की साख उत्पन्न हो गई है। क्यों? क्योंकि आपका आपका बी के ऊपर 100 रुपये प्राप्त करने का दावा बनता है, 100 रुपये का भुगतान प्राप्त करने का दावा बनता है। तो इस तरीके से आपने अपने लिए 100 रुपये की साख उत्पन्न कर ली या साख साख बना ली, ठीक है। तो ये होती है साख, इसको बोलते हैं साख या इंग्लिश में बोलते हैं क्रेडिट। तो क्रेडिट का मतलब है कि ए जो है वो बी से 100 रुपये प्राप्त करेगा। करेगा क्यों करेगा? क्योंकि ए ने बी को पहले लोन या ऋण के रूप में 100 रुपये दिए हैं। तो अब उसका दावा बनता है कि वो बी से 100 रुपये वापस प्राप्त करे। तो यही जो दावा है, यही जो क्लेम है, उसको ही क्रेडिट बोलते हैं या हिंदी में साख बोलते हैं, ठीक है। तो जब एक बैंक लोगों को ऋण देता है, अभी तो मैंने एक इंडिविजुअल की बात करी, एक आदमी की बात करी। अब अगर हम बैंक के बारे में बात करें, तो जब बैंक लोगों को ऋण देता है, लोन देता है, तो वह एक ऋणदाता बन जाता है, ठीक है। एक डोनर, एक लोन प्रोवाइड कराने वाला आदमी बन गया, और वह व्यक्ति जो बैंक से ऋण लेता है वो ऋणी कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया ऋण दाता और ऋणी। तो बैंक भविष्य में ऋणी से मुद्रा के लिए दावा कर सकता है, और इस प्रकार से बैंक साख का निर्माण करता है या साख बनाता है, ठीक है। इसी के अनुसार बैंक अपनी जमाओं में विस्तार करने में समर्थ होता है। तो इसी प्रकार से साख बना बना के वो अपनी जमाओं में विस्तार करने में समर्थ होता है। अब ये जमाएं भी 2 प्रकार की होती हैं, एक होती हैं प्राथमिक और एक होती हैं द्वितीयक, ठीक है। तो जो प्राथमिक जमा है वो जमा हो गई जो कि वो बैंक दूसरे लोगों से स्वीकार करता है, वो हो गई प्राथमिक जमाएं। और ऐसी जमाएं जो वो दूसरों को ऋण के रूप में देता है। ऋण के रूप में जब कोई बैंक किसी को कुछ देता है पैसा, तो एक तरह से उसका एक अकाउंट खोल लेता है, ठीक है ना। उसको सेकेंडरी डिपॉजिट या द्वितीयक जमा खाता बोलते हैं, ठीक है। तो 2 प्रकार के अकाउंट, अपने 2 प्रकार से जमाएं बैंक अपने पास रखता है, ठीक है। 2 प्रकार के डिपॉजिट्स रखता है।
इसे बैंक द्वारा साख का सृजन कहते हैं। मतलब जो वो लोन देता है और लोन के माध्यम से अपनी साख को बनाता है, तो इसको कहते हैं साख का सृजन। इस प्रकार से साख का निर्माण होता है या साख का सृजन होता है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि साख का सृजन ऋण देना और ऋण लेने के कार्य द्वारा होता है। तो साख के लिए आवश्यक है कि बैंक ऋण दे, और अगर हो सके तो, अगर क्योंकि बैंक भी ऋण लेता है, बैंक आरबीआई से ऋण ऋण लेता है, ठीक है, पैसा बोरो करता है। तो इस प्रकार से जो ऋण का लेन देन है उसके कारण ही साख का सृजन होता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोग समझे होंगे कि साख क्या होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि आगे अर्थशास्त्र में ये बहुत काम आती है। सारी की सारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें पैसा का बनाना, पैसे की फैक्ट्री के रूप में बैंक काम करता है। ठीक है, कैसे काम करता है, अभी एक छोटे से एग्जाम्पल से हम लोग देखेंगे कि कैसे वो साख सृजन करता है। साख सृजन की प्रक्रिया हम पढ़ते हैं। तो बैंक क्या करता है, बैंक जनता से जमा के रूप में मुद्रा स्वीकार करता है। ये आपको पता है, ये बैंक का प्राथमिक कार्य है कि वो जमा के रूप में मुद्रा स्वीकार करे। सामान्य रूप से ये जमा जनता को वापस करनी पड़ती है। अगर आपने कुछ पैसा बैंक में जमा कराया है तो आपका दावा है और आप उसको वापस प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी जमा है, आपकी मुद्रा है। यदि वह उन्हें निकालवाना चाहती है, तो अगर निकलवाना चाहेगी जनता, तो जनता को बैंक ने पैसे वापस करने पड़ेंगे। इसलिए यदि सभी व्यक्ति जिन्होंने बैंक में मुद्रा जमा की है अपनी सारी मुद्रा निकलवा लें, मान लो कि अगर 100 लोगों ने एक बैंक में पैसे जमा कर रखे हैं और केवल 100 ही लोग उस बैंक के ग्राहक हैं, अगर वो 100 के 100 लोग चाहें कि वो पैसा अपना वापस निकलवा लें तो वो बिल्कुल निकलवा सकते हैं। लेकिन अगर वो सारे के सारे लोग पैसे निकलवा लेंगे तो बैंक के पास कुछ भी मुद्रा नहीं बचेगी। ठीक है, कोई भी मुद्रा बैंक के पास नहीं बचेगी। किंतु सामान्य रूप से ऐसा नहीं होता है, आम तौर से ऐसा होता नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि सारे के सारे जो बैंक के कस्टमर्स हैं वो अपना पैसा निकाल लें। ठीक है, बैंक के उपभोक्ता एक बार में सारे के सारे बैंक के उपभोक्ता पैसा नहीं निकालते हैं सामान्य रूप से। तो सामान्य अनुभव से क्या देखा गया है कि एक बार कोई व्यक्ति बैंक में मुद्रा अगर जमा करता है तो वो अधिकतर लंबी अवधि के लिए जमा करता है, उसे तुरंत नहीं निकालता है। ठीक है ना, वो ऐसा जरूरी नहीं कि वो आज ही जमा करे और कल को पैसे निकलवा ले। तो अधिकतर लोग अपनी जमा में से थोड़ी मात्रा निकालते हैं। ठीक है ना, जितना खर्चे के लिए उनको चाहिए, जब उनको आवश्यकता होती है तो उसके हिसाब से वो पैसा उसमें से निकाल लेते हैं और शेष राशि बैंक के पास छोड़ देते हैं। ठीक है, इसे संभव बनाने के लिए बैंक अपनी जमा राशि का एक अंश नकद में रखता है। ठीक है, मान लो 10 लोगों ने बैंक में पैसा जमा किया, ठीक है ना, और बैंक के पास 10 लोगों ने जमा किए हैं 10,000 रुपए। मान लो हजार रुपए सबने जमा किए, बैंक के पास हो गए 10,000 रुपए जमा। तो अब बैंक को जरूरी नहीं कि बैंक के 10,000 रुपए उनके अपने पास ही रखेगा। ठीक है, क्योंकि बैंक का काम है लोन देने का और साख बनाने का। तो बैंक जो इन लोगों ने हजार रुपए दिए हैं, सब 10 लोगों ने, तो उनके जो पैसे हैं उसमें से एक एक निश्चित अमाउंट अपने पास रखेगा कि अगर कोई दावा करता है तो उसको पैसे वापस किए जा सके। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि कोई भी निकलवाएगा नहीं, कोई ना कोई पैसे निकलवा सकता है। तो उसके लिए कुछ पैसा उसको नकद के रूप में अपने पास रखेगा और बाकी का पैसा लोन में दे देगा। तो इसका बहुत कम पोर्शन वो अपने पास नकद के रूप में रखता है। तो एक अंश नकद रखता है जिसमें से वह उन लोगों को मुद्रा देता रहता है जो इसे निकलवाने के लिए आते हैं। मान लीजिए 10 लोगों ने जमा किए हैं, किसी को 100 रुपए की जरूरत पड़ी, वो आप निकालने के लिए चल गया, तो इतने पैसे उसको रखने पड़ेंगे बैंक को, जिससे कि वो जो लोग पैसे निकलवाने आ रहे हैं उनको भुगतान कर सके। ठीक है, तो इसी जो पैसा वो रखता है, जो नकद में पैसा रखता है, उसको बोलते हैं नकद आरक्षण अनुपात, या इंग्लिश में बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। नकद की मात्रा उन लोगों को देने के लिए सुरक्षित रखी जाती है जो बैंक में मुद्रा निकलवाने के लिए आते हैं। जैसे मैंने बताया कि हो सकता है 2-4 लोग बैंक से पैसा निकालने के लिए आ जाएं। तो कुल जमा राशि का जो अंश नकद के रूप में रखा जाता है उसे हम बोलते हैं नकद आरक्षण अनुपात। ठीक है, तो मान लीजिए अगर बैंक के पास एक बहुत बड़ा अमाउंट है, उसमें से वो जो अमाउंट पास जो राशि वो रखेगा लोगों को देने के लिए, वो एक छोटा पोर्शन होगा। तो इस राशि और इस राशि के जो पूरी राशि है उसके अनुपात को बोलते हैं नकद आरक्षण अनुपात। ठीक है, तो कुल जमा राशि का जो अंश नकद के रूप में रखा जाता है उसे हम नकद आरक्षण अनुपात कहते हैं। जो बाकी राशि है वो बैंक लोन के रूप में देने को स्वतंत्र है। ठीक है, ऋण उसका दे सकता है। तो साख सृजन की प्रक्रिया में 2 प्रकार की जमा का लेखा किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था।
दो प्रकार के अकाउंट होते हैं, एक होता है प्राथमिक और दूसरा होता है द्वितीयक। ठीक है, तो जो आरंभिक या प्राथमिक जमा होता है वो बैंक जमा में आरंभिक वृद्धि होती है। जैसे कोई आदमी पैसा जमा कराता है उसको बोलते हैं आरंभिक जमा या आरंभिक वृद्धि, उसको प्राथमिक जमा भी कहते हैं। ये प्राइमरी डिपॉजिट होता है जो कि बैंक जनता से नई जमा के रूप में प्राप्त करता है। और दूसरे प्रकार की जमा को बोलते हैं द्वितीयक जमा। द्वितीयक जमा यानी कि सेकेंडरी डिपॉजिट। तो बैंक द्वारा दिए गए ऋण के कारण प्रत्येक चक्र में जमा का सृजन द्वितीयक जमा कहलाती है। अभी कैसे जमा कहलाती है ये आप देखेंगे अभी। तो साख का सृजन जो होता है वो द्वितीयक जमा में वृद्धि के कारण होता है। ठीक है, तो क्रेडिट जो फॉर्मेशन है, क्रेडिट का जो क्रिएशन है वो जो होगा वो सेकेंडरी डिपॉजिट में जो इंक्रीज होगी उसके कारण होगा, जो द्वितीयक जमा में वृद्धि है उसके कारण होगा। प्राथमिक जमा में वृद्धि से कोई लेना देना साख का नहीं है। ठीक है, तो आप साख सृजन के हम चरण पढ़ते हैं। आपके किताब में एग्जाम्पल दिया हुआ है, उससे थोड़ा सा मैंने दूसरा एग्जाम्पल बनाया है। तो पहला चरण में क्या होता है, पहले चरण में कोई एक व्यक्ति है एक्स, ठीक है, जो कि बैंक में 2000 रुपए जमा करता है। यहां से साख सृजन प्रारंभ होगा। ठीक है, अभी साख सृजन कुछ हुआ नहीं है, अभी केवल और केवल बैंक में 2000 रुपए एक्स ने जमा किए हैं और इस समय जो नकद आरक्षण अनुपात है वो 10% है। 10% का मतलब है कि जो भी राशि बैंक में जमा होगी उसके अगेंस्ट उसको 10% अपने पास रखना होगा नकद आरक्षण अनुपात के रूप में लोगों को वापस करने के लिए। अगर कोई निकलवाने के लिए आता है तो उसको देने के लिए। ठीक है, अब है चरण 2। चरण 2 में साख का बनना शुरू होता है। तो आपको पता है चरण 1 में बैंक में कितने पैसे जमा किए गए थे, 2000 रुपए जमा किए थे, जो कि था प्राथमिक जमा। अब बैंक क्या करता है, बैंक उसमें से 200 रुपए रखे, जो कि उसका 10% है, नगद आरक्षण अनुपात है 10%। तो 200 रुपए बैंक अपने पास रखता है लोगों को देने के लिए, वापस करने के लिए। और 1800 रुपए, 1800 और 200 2000 होते हैं, तो 200 रुपए रख लिए, 1800 रुपए जो है उसको बैंक इसको लोन में दे देता है, ए को लोन दे देता है। तो इस प्रकार से जब बैंक ए को लोन देगा तो वो सीधे लोन उसको पैसे उसको नकद नहीं दे देगा, उसके नाम पर, ए के नाम पर बैंक में एक द्वितीयक जमा खाता खुल जाएगा। ठीक है, एक द्वितीयक जमा क्रिएट हो जाएगा जहां पर कि 1800 रुपए जमा बैंक कर देगा। समझ गया? तो ए के नाम पे एक सेकेंडरी डिपॉजिट बनता है जिसमें कि ये 1800 रुपए जमा होते हैं। तो इस प्रकार से 1800 रुपए की साख का क्रिएशन बैंक ने कर दिया। 18 रुपए की साख बैंक की बन गई। तो पहले जो टर्म ऐड हो गया साख में वो 1800 रुपए। ठीक है, जो बैंक ने ए को दिए हैं, अब बैंक 1800 रुपए वापस लेने का दावा कर सकता है, जैसे कि आपको पता है। अब है चरण 3। अब चरण 3 में क्या है, बैंक के पास कितने रुपए हैं सेकेंडरी डिपॉजिट में, 1800 रुपए, जो मैंने अभी बताया था। 1800 रुपए उसने ए को लोन में दिए थे। वो लोन देने से इसका मतलब ये नहीं कि उसने पैसे उसको दे दिए, पैसे ट्रांसफर नहीं किए हैं। पैसे कहाँ जमा हैं, सेकेंडरी डिपॉजिट में जमा है। तो सेकेंडरी डिपॉजिट भी क्योंकि एक डिपॉजिट होता है, तो बैंक क्या करेगा, उसका 10% रखेगा अपने पास वापस करने के लिए, और 1620 रुपए जो बाकी का पोर्शन है 1800 में से, वो उसने बी को लोन में दे दिया। बी उसके पास आया और बैंक कितना लोन दे सकता है, 1620 रुपए का लोन और दे सकता है। ठीक है, तो अब जो साख बन गई 1620 रुपए की साख और बन गई। तो अब तक कुल मिला के 2 साख बन चुकी हैं, एक है 1800 रुपए की, दूसरी है 1620 रुपए की। तो इसी प्रकार से बैंक पैसे का लोन देता रहेगा। अभी भी क्या करेगा बैंक, बी के नाम पर एक सेकेंडरी डिपॉजिट खोल देगा अपने यहाँ, एक सेकेंडरी डिपॉजिट खोलेगा और सेकेंडरी डिपॉजिट में कितने रुपए जमा करेगा, 1620 रुपए। ठीक है, तो ये लोन नहीं दे रहा है, लोन उसने लोन दिया, लेकिन लोन देने का मतलब ये नहीं कि पैसे ट्रांसफर कर दिए, वो पैसा सारा का सारा सेकेंडरी डिपॉजिट में जमा हो जाएगा। तो 1600 रुपए अब सेकेंडरी डिपॉजिट में जमा हो गए। अब इस 1620 रुपए के अगेंस्ट भी चरण 4 में क्या करेगा, 162 रुपए अपने पास रखेगा और बाकी का 1458 रुपए उसने सी को लोन में दे दिया। तो इस प्रकार से ए बी सी को लोन वो देता रहा और अब जो साख में कितने जमा हो गया, 1458 रुपए जमा हो गए। और ये 1458 रुपए जो इसने इसको लोन दिया है ये कहाँ जाएंगे, ये एक सेकेंडरी डिपॉजिट में जाएंगे जो कि सी के नाम पे खोला जाएगा और वहां पर 1458 रुपए जमा कर दी जाएंगे। ठीक है, तो ये चरण, ये जो प्रोसेस है ये चलती रहती है। मैंने केवल 4 चरण तक बनाए हैं, आप इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये बढ़ता जाएगा। और कब तक बढ़ता जाएगा, जब तक कि जो 1458 रुपए जो आप अभी हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं, ये जब तक कि शून्य ना हो जाए, जब देने के लिए कुछ भी ना बचे। ठीक है, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो
जो कुल साख अगर हम निकालना चाहें कि कुल साख कितनी होती है, तो वो होती है जमा में आरंभिक वृद्धि, जितनी जमा में आरंभिक वृद्धि है, जितने पैसे शुरू में जमा किए गए हैं, इंटू 1 बटा नकद आरक्षण अनुपात। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम अपने इस एग्जाम्पल में निकालना चाहें तो हमने 2,000 रुपये जमा किए थे एक्स ने बैंक में, तो और नकद आरक्षण अनुपात था 10%, जिसको कि हम 0.1 लिख सकते हैं। तो 2,000 गुणा 1 बटा 0.1, तो इससे जो निकल के आएगी राशि वो निकल के आएगी 20,000। तो इस प्रकार से जो बैंक है वो कुल साख कितनी से बना सकता है, 20,000 रुपये की साख बना सकता है। मतलब वो, और ये जो साख बनेगी, जो कुल साख होगी, वो दो प्रकार से बैंक के पास होगी। एक तो होगी नकद आरक्षण के रूप में, जो पैसा वो कैश में रखेगा, कितना उसको देना है, क्योंकि 10% उसको रखना है अपने पास, तो 20,000 का जो 10% है, यानी कि 2,000 रुपये वो अपने पास नकद में रखेगा और 18,000 रुपये के ऋण वो बांट देगा। तो इस प्रकार से उसने केवल 2,000 रुपये जो एक्स ने जमा किए थे, उससे कितने रुपए का उसने ऋण दे दिया, 18,000 रुपये का। मतलब लगभग लगभग 9 गुना पैसे का ऋण बैंक ने दे दिया। इसी को ही बोलते हैं साख सृजन। ठीक है, आप देख रहे हैं कितना उसने मल्टीप्लाई कर दिया, 2,000 रुपये को 18,000 रुपये बना दिया। तो ये है साख सृजन। तो साख सृजन के चरण हमने एक तालिका में आपको दिखा रखे हैं, एक टेबल में दिखा रखे हैं। इसमें आप देख सकते हैं पहले चरण में जो जमा पैसा उसने 2,000 रुपये किया था, ये जो है ये प्रोसेस, ये प्राथमिक जो जमा है उसमें ये पैसे जमा हुए थे। इसके बाद जितने भी पैसे हैं ये सब द्वितीयक अकाउंट में जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे लोन के पैसे हैं जो इसने बैंक ने लोन लोगों को दिया है। ये है नकद आरक्षण, जो इस राशि के जो जमा में वृद्धि है उसके सापेक्ष बैंक को रखना होता है। तो बैंक इसी प्रकार से नकद आरक्षण रखता है और ये धीरे धीरे कम होता जाता है। ठीक है, और इसका जो कुल योग आएगा वो 2,000 आएगा। इसका कुल योग 20,000 बनेगा, जिसमें से कि 2,000 ये होगा नकद आरक्षण और 18,000 रुपये होगा ऋण के रूप में। और ये सारा का सारा पैसा जो ऋण के रूप में वो दे रहा है, ये कहाँ डिपॉजिट होता है, सेकेंडरी डिपॉजिट में ये पैसा रहता है। तो इस प्रकार से बैंक साख सृजन का काम करता है, एक तरह से पैसे की फैक्ट्री के रूप में काम करता है। तो बैंक की साख सृजन क्षमता होती क्या है? किसी बैंक की साख सृजन क्षमता नकद आरक्षण अनुपात पर निर्भर करती है। यदि नकद आरक्षण अनुपात अधिक है तो बैंक को जनता को भुगतान करने के लिए नकद राशि अधिक रखनी पड़ेगी। नकद राशि से अधिक रखनी पड़ेगी तो उसको लोन देने के लिए पैसे उसके पास कम होंगे और उसी के अनुसार ऋण देने के लिए कम राशि उपलब्ध होगी। इसीलिए साख का सृजन कम होगा। अगर इसके उल्टा हो, अगर नकद आरक्षण अनुपात कम हो जाए तो वो अधिक से अधिक लोन दे पाएगा और साख सृजन भी उस समय क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो नकद आरक्षण अनुपात है ये तय किया जाता है केंद्रीय बैंक द्वारा, जो कि हमारे जो इंडिया है उसमें आरबीआई है। आरबीआई डिसाइड करता है कि कितना पैसा बैंकों को अपने पास नकद के रूप में रखना होता है। वो डिसाइड करता है कि 10% रखें, कि 5% रखें, कि 6% रखें। ठीक है, जब जब भी आरबीआई की मौद्रिक नीति की समीक्षा, आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है तो उसमें वो ब्याज दर के साथ साथ जो ये कैश रिजर्व रेशियो है, यानी कि नगद आरक्षण अनुपात है, इसके बारे में भी निर्णय लेता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर आपको कुछ इसके अंदर दिक्कत आती है तो आप पूछने के लिए स्वतंत्र हैं, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये जो लास्ट की लाइन आई है ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, साख का सृजन कब अधिक होगा, जब नकद आरक्षण अनुपात कम होगा। ठीक है, तो आप लोगों से फिर अंत में एक बार अनुरोध है कि आप लोग हमारे इस वीडियो को, इस चैनल को ऐसे लोगों के साथ, अपने ऐसे मित्रों के साथ शेयर करें जो कि किस हिंदी माध्यम के किसी भी बोर्ड से पढ़ रहे हों। ठीक है, धन्यवाद।